मृतक प्रेमचंद यादव के घर और जमीन की पैमाइश हुई, जिसके बाद ये बात सामने आई कि प्रेमचंद यादव के खलिहान और सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया है। पूरी रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। शासन के हरी झंडी मिलने के बाद मृतक प्रेमचंद यादव ने जो अवैध रूप से कब्जा किया है उस पर बुलडोजर चलाकर कब्जा मुक्त कराया जाएगा। मैं इस वक्त खड़ा हूं प्रेमचंद यादव के घर पे। आप ये साफ तौर से तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ जो है पुलिसकर्मी मौजूद हैं और ये जो पीछे घर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये प्रेमचंद यादव का है। कल जिला प्रशासन और राजस्व विभाग के कई कर्मचारी मौके पे पहुंचे और जरीब से इस रोड की पैमाइश की है, या यूं कहें कि जो प्रेमचंद यादव का घर है उसकी चौहद्दी को नापे और इस रास्ते को भी उन्होंने नापा जोखा और इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि प्रेमचंद यादव ने अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया है, जिसको कब्जा मुक्त करने के लिए जिला प्रशासन ने कल देर शाम एक बुलडोजर बुलवाया था, लेकिन रात होने की वजह से एक कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। बताया जाता है कि आगामी कुछ दिनों में प्रेमचंद यादव के घर पर बुलडोजर चलेगा। वृंदावन में एक बार फिर से अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला है। एमवीडीए उन मकानों, अवैध कॉलोनियों और होटलों को लगातार ध्वस्त करने में जुटा है जिन्होंने बिना नक्शा पास कराए निर्माण करवा लिया या फिर आवासीय नक्शा पास करने के बाद उसका व्यावसायिक इस्तेमाल कर रहे हैं। अथॉरिटी की टीम ने एक बार फिर से भारी पुलिस बल के साथ वृंदावन स्थित यमुना खादर के स्थित 12 घाट पर बने अवैध मकानों को ध्वस्त कर दिया। मिशन 24 की चुनावी तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के मुद्दे में उलझने की बजाय गरीब कल्याण और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धार पैनी करने में जुटी रही। जाति आधारित गणना की काट का फॉर्मूला बीजेपी ने निकाल लिया है। बीजेपी सरवारा का हाथ मजबूती से थामते हुए चुनावी माहौल को राममय बनाकर विरोधियों के तीखे हमले के स्वरों को धीमा करने में जुटेगी। एक तरफ बीजेपी दलितों के सम्मेलन और दलित बस्तियों में संवाद अभियान चलाकर दलितों को जोड़ने में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ ओबीसी बिरादरी के सम्मेलन कर ओबीसी बिरादरी में माहौल बना रही है। अंतिम छोर पर खड़े हुए गरीब व्यक्ति को उठाने की बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने करी है। हमने उनको घर का मालिक बनाया, उनके स्वास्थ्य की चिंता करी, उनको बिजली मिले, सड़क मिले, घर तक पानी पहुंचे, शौचालय मिले, उनको समानता का अधिकार मिले। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी गरीब गुरबों को प्राथमिकता देते हुए जात पात धर्म और पंथ से ऊपर उठ करके उनके लिए उन्होंने योजना बनाई है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की अवधारणा से लगातार समाज के सब लोगों को साथ में लेकर के काम कर रही है। योगी सरकार सूबे में विकास कार्यों को और रफ्तार देने में जुट गई है। राज्य सरकार अगले 3 महीने में कई प्रोजेक्ट धरातल पर उतारेगी। नोएडा फिल्म सिटी योजना को धरातल पर उतारने की तैयारी है। वहीं लखनऊ में मेगा टेक्सटाइल पार्क में शिलान्यास की तैयारी भी तेज है। ग्रेटर नोएडा लॉजिस्टिक पार्क निर्माण की शिलान्यास की तैयारी है। इसके अलावा यूपी में 10,000 करोड़ के निवेश से लिथियम बैटरी बनेगी। अभी देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों में लिथियम बैटरी का चीन से आयात होता है। यूपी में लिथियम बैटरी क्लस्टर विकसित करने की तैयारी है। लखनऊ या प्रयागराज में प्लांट लगाने की तैयारी है। प्रदेश सरकार से औद्योगिक समूह ने किया MOU। यूपी की औद्योगिक तस्वीर बदलने में गेम चेंजर ये साबित हो सकता है। यूपी के विकास की रफ्तार को तेज करने में लगातार योगी सरकार जुटी हुई है। अब उत्तर प्रदेश में कई नए प्रोजेक्ट जल्द ही धरातल पर उतरेंगे। इसके लिए 3 महीने की समय सीमा भी निर्धारित कर दी गई है। इनमें अगर हम बात करें नोएडा फिल्म सिटी की या नोएडा के लॉजिस्टिक पार्क की, तो इनका भी शिलान्यास का कार्यक्रम अगले 3 माह के भीतर होगा। लखनऊ में मेगा टेक्सटाइल पार्क, उसका भी शिलान्यास का कार्यक्रम अगले 3 माह के भीतर कर दिया जाएगा। मदरसों के छात्रों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए योगी सरकार बड़ी पहल करने जा रही है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा अन्य बोर्ड के कदम ताल मिलाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के साथ मिलकर मदरसा शिक्षा परिषद अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं से लागू के लिए इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में स्कूलों और मदरसों के अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। प्रदेश के विद्यालयों और मदरसों के अध्यापकों के ट्रेनिंग के लिए ओरिएंटेशन मॉड्यूल और AI का शुभारंभ किया जाएगा,
जिससे मदरसों के छात्र छात्राओं के पाठ्यक्रम में डिजिटल लिटरेसी, कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल कर कंप्यूटेशन थिंकिंग को बढ़ावा मिल सकेगा। यूपी में बीएसपी ने इस साल एक के बाद एक कई नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बीएसपी प्रमुख मायावती की ओर से लिए गए फैसलों की अब चर्चा होने लग गई है। बैक टू बैक 3 नेताओं की छुट्टी से आखिर क्या संदेश देना चाहती है मायावती? मायावती के कड़े फैसले क्या 24 में पार्टी के लिए बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे? इस रिपोर्ट में देखें। चौबीस के रण में क्या है मायावती का प्रण? बीएसपी से बड़े बड़े नेताओं की छुट्टी के पीछे वजह क्या है? आखिर लोकसभा चुनाव से पहले मायावती करना क्या चाहती हैं? ये वो सवाल हैं जो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में तैर रहे हैं और जानने की कोशिश हो रही है कि एकला चलो की राह पर मायावती आखिर मास लीडर्स को पनपने क्यों नहीं देना चाहती हैं? अगर जून 2023 से अब तक की बात करें तो बीएसपी से 3 प्रमुख नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है। प्रशांत गौतम बाहर हो चुके हैं। इमरान मसूद को कुछ दिन पहले बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है और धर्मवीर चौधरी भी बीएसपी से बाहर हो चुके हैं। ये बीएसपी के वो नेता हैं जिन्हें अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में बीएसपी ने बाहर का रास्ता दिखाया है। बहुजन समाज पार्टी से एक एक करके कई नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ताजा उदाहरण सहारनपुर के इमरान मसूद, गाजियाबाद के धर्मवीर चौधरी और मेरठ के प्रशांत गौतम हैं। इन तीनों को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बसपा से निकाले गए नेताओं की फेहरिस्त काफी लंबी है। इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य, बृजलाल खाबरी, ठाकुर जयवीर सिंह जैसे नेता पहले से ही शामिल हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज पार्टी के पास कई जाति समूहों से कोई भी प्रमुख नेता नहीं बचा है, क्योंकि लापरवाही से निष्कासन किया गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे बहुजन समाज पार्टी ने निरंतर कुछ महीनों में इतने सारे नेताओं को बाहर निकाला है, तो लग रहा है कि शायद जल्दबाजी में निर्णय किया जा रहा है। लेकिन जितनी मंजी हुई वो राजनेता हैं मायावती जी, ऐसा नहीं लग रहा कि वो नादानी में इस प्रकार के निर्णय ले रही हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई दूरदर्शिता वो दिखा रही हैं, कुछ सोची हुई हैं, कोई रणनीति उनके दिमाग में चल रही है कि जिस तरीके से नेशनल पार्टी के रूप में, स्टेट पार्टी के रूप में उसका ग्राफ गिरा है और वो उन कारणों का विश्लेषण कर रही हैं कि क्या वो कारण रहे जिस वजह से एक रीजनल पार्टी के रूप में और नेशनल पार्टी के रूप में जो ग्राफ गिरा, दोबारा से कैसे आगे पहुंचाया जाए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बहुजन समाज पार्टी मास लीडर्स को बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि कहीं न कहीं रिप्लेस होने का भय रहता है। ऐसे में मायावती जिस पैटर्न पर काम कर रही हैं, वो पार्टी को मजबूती कम, नुकसान ज्यादा पहुंचा रहा है। बीएसपी के हार के ग्राफ को देखें तो 2012 के चुनाव में बीएसपी की हार हुई, 2014 के लोकसभा चुनाव में सफाया हो गया, 2017 के चुनाव में रणनीति बुरी तरह फेल हुई, 2019 में बीएसपी और एसपी में गठबंधन हुआ, 2019 के चुनाव में बीएसपी को सिर्फ 10 सीटें मिली, 2022 में बीएसपी को सिर्फ 1 ही सीट मिली। यानी बैक टू बैक मायावती की फेल होती रणनीति एक बार फिर सवालों के घेरे में है, क्योंकि इस बार मायावती बिना किसी से गठबंधन के चुनाव लड़ रही हैं, तो उससे पहले बड़े बड़े नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा चुका है। ऐसे में सवाल है कि आखिर मायावती 2024 में कौन सा प्रयोग करने वाली हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।